आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम लोग अब एलिमिनेशन रिएक्शन के लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन पढ़ा, E2 रिएक्शन पढ़ा, E1CB रिएक्शन पढ़ा और EI रिएक्शन पढ़ा। हमने सभी रिएक्शंस को इंडिविजुअली समझा, सबके मैग्नेटिक पार्ट को समझा। अब सारी बातों को समझने के बाद अब हम अपने इस लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और साथ में कंबाइंड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, देखो नाम से ही बहुत हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल लेता हूं और फिर मैं आपको इस नाम का मतलब समझाता हूं कि आखिरकार इस टॉपिक में हमें पढ़ना ही क्या होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपके सामने दो रिएक्शन लिखूंगा। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास CH3 है और यहां पर आपके पास Cl है, और सामने मैं आपके पास लेता हूं एल्कोहलिक KOH। सामने आपके पास क्या है? एल्कोहलिक KOH है। ऐसे ही अगर मैं एक और रिएक्शन लेता हूं और यहां पर Cl है, अब इस बार मैं क्या करता हूं, H रिप्लेस कर D लगा देता हूं, मतलब इसी H का जो D आइसोटोप होता है उसको यहां पर लगा देता हूं, और यहां पर मैं फिर से क्या ले लेता हूं, एल्कोहलिक KOH ले लेता हूं। सबसे पहले आपको रिएक्शन देखकर ये तो पता चल रहा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सीधे इनका प्रोडक्ट बनाता हूं तो यहां पर आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ रहा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर इनका प्रोडक्ट यहां पर इस वाले का ऐसा आ रहा होगा CD3 CH डबल बॉन्ड CD2। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट आपके पास आ रहे होंगे। सर आप समझाना क्या चाहते हो? देखो, आपके सामने दो रिएक्शंस हैं और दोनों ही रिएक्शंस की पक्का रेट ऑफ रिएक्शंस रही होंगी। मान लीजिए अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस बोल देता हूं RH, तो इसकी मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल दूंगा, RD। तो आपके पास ये दो रेट ऑफ रिएक्शन है। अब सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। अब अगर मैं इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है RH इज इक्वल टू RD हो जाए, अगर हम स्टार्टिंग में इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पर RH नॉट इक्वल टू RD हो जाए। सही बात है, या तो दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम आ जाए तो RH इज इक्वल टू RD हो जाएगा, या फिर दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम ना रहे, इनमें कुछ चेंज आए, कोई एक किसी से बड़ा हो। अब कौन सा किससे बड़ा होगा इसकी बात नहीं है, बात यह है कि दोनों आपस में इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। तो सुनिएगा, जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम बोलेंगे देयर इज नो आइसोटोप इफेक्ट। देयर इज नो आइसोटोप इफेक्ट। अब इस पॉइंट का ही मतलब समझना शुरू करो। जब आपके पास दोनों ही रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाएगा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे, जब हमने हाइड्रोजन को हटाकर ड्यूटेरियम मतलब इसका आइसोटोप लगाया तो रिएक्शन में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, तो जिसकी वजह से हमें कोई आइसोटोप इफेक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मैं वहीं पर RH इज नॉट इक्वल टू RD की बात करता हूं और अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली बताता हूं तो RH इज ग्रेटर देन RD होता है, और रेट ऑफ मतलब इस वाले का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन सिंपली होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा CT बॉन्ड होती है, फिर CD बॉन्ड होती है और फिर CH बॉन्ड होती है। अब जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी उस बॉन्ड का टूटना भी डिफिकल्ट होगा, और जो बॉन्ड वीक होगी उस बॉन्ड का टूटना भी आसान होगा। तो मैं बोलूंगा इस बॉन्ड का आपके पास टूटना क्या है, आसान है। इस बॉन्ड का अगर टूटना आसान है तो इस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसलिए RH इज ग्रेटर देन RD। लेकिन इस बात से निकल के क्या आ रही है, इस बात से एक बात निकल के आ रही है कि यहां पर हमें आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब आइसोटोप इफेक्ट इसी को बोलते हैं, यदि एक आइसोटोप हम रिप्लेस कर दें उसकी जगह और हमें रिएक्शन में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिले तो उसी चेंज को हम लोग बोल देते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। जो काइनेटिक वर्ड है वो रिएक्शन से रिलेटेड है, और आइसोटोप क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आपस में आइसोटोप्स हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं और रिएक्शंस में सिग्निफिकेंट चेंज को देख रहे हैं, इसलिए पूरे टॉपिक का नाम बन जाता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब यहां से ये बात समझने के बाद हमें यही समझना है, जब हमारे पास RH इज इक्वल टू RD हो जाए, जबकि इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता
है ना। इस रिएक्शन में RH इज नॉट इक्वल टू RD नहीं होता, इस रिएक्शन में क्या होता है, RH इज नॉट इक्वल टू RD, मतलब ये वाला केस चलता है। अगर आपके पास दोनों का रेट सेम आ जाए, जब आप आइसोटोप रिप्लेस कर दो, जब दोनों का रेट सेम आ जाए, जहां पर नो आइसोटोप इफेक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। और जहां पर आपके पास आइसोटोप इफेक्ट लगता है, मतलब रेट बराबर नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो कुल मिला के बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। अब यहां से हम एक बात और अच्छे से समझा सकते हैं इसी बात से, क्योंकि ये वाली कंडीशन यहां पर लग रही है, तो इस बात से हमें समझ में क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर इससे आगे कर हमें समझ में क्या आ रहा है, इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि इस रिएक्शन का जो RDS स्टेप है वहां पर CH बॉन्ड ब्रेकिंग पर निर्भर करता है। मतलब इस बॉन्ड का जो RDS स्टेप है उसमें CH बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। अब इसमें क्योंकि CH बॉन्ड के ब्रेक पर बात कर रहे हैं और इसमें क्योंकि CD ब्रोंक के ब्रेक पर बात कर रहे हैं, तो दोनों ही बॉन्ड अलग अलग हैं, तो दोनों ही बॉन्ड के अलग अलग होने की वजह से इनका टूटना भी जो रेट होगा वो अलग अलग होगा, एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी की वजह से यहां पर आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आज के बाद हमें कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब किसी रिएक्शन के RDS स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब किसी रिएक्शन के RDS स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेकिंग ना होकर उसके फास्ट स्टेप में CH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो। इसी बात को मैं और अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं और आपको फिर मैं रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैंने अभी तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात की है, रेट कांस्टेंट्स की भी थोड़ी सी मैं यहां पर बात करता हूं। तो अभी हमने जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट समझा है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शंस में E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन दोनों में ही डिस्कस करके देखते हैं कि आखिरकार कौन सा प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाएगा और कौन सा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाएगा। यदि मैं सबसे पहले बात करता हूं तो मैं आपके सामने E1 रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं। देखो यहां पर आपके पास क्या है, RCH, यहां पर X है, ठीक है, और यहां पर आप ले लेते हो CH2 और यहां पर H। ये आपके पास सबस्ट्रेट है और यहां पर आपने क्या ले लिया, एक बेस ले लिया। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूं, एक और सबस्ट्रेट लेता हूं RCHX और यहां पर आपके पास क्या है CH2, मतलब आप यहां पर क्या ले लो, ड्यूटेरियम ले लो। आपने सभी H को रिप्लेस किया और ड्यूटेरियम लगा दिया, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप, है ना। इसीलिए आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहां पर आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया। अब अगर मैं दोनों ही रिएक्शंस की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर आप सबस्ट्रेट को जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जिसकी वजह से रिएक्शन E1 मैकेनिज्म के थ्रू होकर जाएगी। आप लोगों को अच्छे से मैंने बताया था, रिएक्टिविटी 3 डिग्री RX E1 को प्रेफर करता है, फिर 2 डिग्री RX और 1 डिग्री RX E2 को प्रेफर करता है। ये वाली सारी बातें मैंने पहले एलिमिनेशन में पढ़ा रखी है। तो इस रिएक्शन के अगर मैं सबसे पहले RDS स्टेप की बात करता हूं, स्लोएस्ट स्टेप की बात करता हूं, तो इसमें क्या होगा, लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और लीविंग ग्रुप जैसे ही बाहर निकलेगा यहां पर आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH+ और यहां पर कुछ इस तरीके से। और फिर अगले स्टेप में आपके पास जो बेस की तरह नेगेटिव पार्ट होगा, मतलब बेस का, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और आपके पास फाइनली इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। तो इस रिएक्शन में जो RDS स्टेप है वो क्या है, लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना। ऐसे ही अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इस वाले रिएक्शन में भी सबसे पहले क्या होगा, लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर आपके पास D है और यहां पर D है। फिर अगले स्टेप में जो बेस होगा, बेस का नेगेटिव पार्ट इस D को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और आपके पास फाइनली RCH डबल बॉन्ड CD2 का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए ये इसका क्या है, RDS है। यहां पर जो ऊपर वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट R1 है, नीचे वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट R2 है, मान लीजिए। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर जो R1 है वो इक्वल टू क्या होता है, R2 होता है। और क्योंकि
R1 इक्वल टू R2 है, तो इसकी वजह से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें किसी भी प्रकार का नो आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब आइसोटोप इफेक्ट कब होता है? जब आपके आइसोटोप को चेंज करने से, मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में बदलाव आए, लेकिन यहां तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। अब अगर मैं रेट कांस्टेंट की थोड़ी सी बात करता हूं, रेशियो की, KH/KD। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर KH की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा रेट कांस्टेंट व्हेन H इज रिमूव। अगर मैं KD की बात करता हूं, रेट कांस्टेंट व्हेन D इज रिमूव। तो अगर KH/KD की रेशियो की बात करता हूं तो ये जो रेशियो होता है ये क्या होता है? 1 होता है। तो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का सेम है, ये रेशियो होता है और ये हमेशा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में ही देखने को मिलता है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो इवन रिएक्शन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। क्लियर है? जैसे ही सेकेंडरी बोलूं वैसे ही समझ जाइएगा, इसके आरडीएस स्टेप में CH बॉन्ड की ब्रेकिंग पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर CH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती तो उनमें डिफरेंस आता ना, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं है। अगर मैं ऐसे ही आपसे एग्जांपल की बात करता हूं E2 रिएक्शन, जरा ध्यान से देखिएगा। E2 रिएक्शन में क्या हो रहा है? आपके पास सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, RCH, यहां पर H, यहां पर CH2X, और यहां पर आपके पास क्या है? बेस है। क्लियर एकदम अच्छे से? B माइनस बेस ले लिया आपने, और ये आपके पास क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, E2 रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही मैं यहां पर क्या करता हूं? R, यहां पर मैं D ले लेता हूं, और यहां पर CH2X है, इस तरीके से। ठीक है? जब ऐसे लूंगा तो यहां पर भी मैं क्या ले लूंगा? बेस ले लूंगा। अब मुझे बताओ सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है? क्योंकि ये E2 रिएक्शन है और आपको E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होगा, सबसे पहले में बीटा H को हटाते हैं, तो यहां से ये बीटा H जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। मतलब जो इसका आरडीएस स्टेप है उसमें क्या है? आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग है, और अगर आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग है तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि यहां पर हमारे पास जो, अगर ये रेट R1 है, ये क्या है? R1। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करता हूं RCD डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही बात होगी, ये वाला D हटाएगा, यहां जाएगा, इस तरीके से बीटा H का एक्सट्रैक्शन होगा। और ये आपके पास क्या है? रेट R2 है, तो हम बोलेंगे R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही है कि इसका R1 इसके R2 के बराबर नहीं है, क्लियर है, तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे यहां पर R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा। क्योंकि हम बोलेंगे जो CD बॉन्ड होती है, जो CD बॉन्ड होती है वो क्या होती है? ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका टूटना भी डिफिकल्ट होगा। क्लियर एकदम अच्छे से? तो इसका रेट भी क्या होगा? कम होगा। अब यहीं पर मैं अगर आपसे KH/KD की रेशियो की बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, क्योंकि KH रेट कांस्टेंट H वाले की केस में ज्यादा होगा। जब आप लोग H को निकालोगे उस समय जो रेट कांस्टेंट आएगा वो KH होगा, तो हम बोलेंगे यहां पर KH/KD का रेशियो क्या जाएगा? ग्रेटर देन 1। और यही हमारे पास होता है इन प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। बस कुल मिला के आपको यही चीजें याद रखनी है कि जो E1 रिएक्शन है वो एग्जाम्पल होती है सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, और जो E2 रिएक्शन है वो एग्जांपल होता है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। इन नटशेल अगर मैं कुल मिला के सारी बातों को एकदम समराइज करता हूं, दो तरह के काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में CH बॉन्ड ब्रेकिंग आरडीएस स्टेप में होता है, सेकेंडरी में CH बॉन्ड ब्रेकिंग आरडीएस स्टेप में नहीं होता है। यहां पर KH/KD का जो रेशियो होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि यहां पर रेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और यहां पर KH/KD का रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को ही एज आइसोटोप ले रहे हो, आप कार्बन 12, कार्बन 13 को भी ले सकते थे रिएक्शंस करवाने के लिए, ये सब काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने के लिए, लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा मेजरेबल नहीं है। क्यों? देखो यहां पर हाइड्रोजन के जस्ट क्या है? डबल एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम है, तो चीजें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंज आ जा रहा है देखने को, लेकिन वहां पर मास में इतना ज्यादा चेंज नहीं है कार्बन 12 और कार्बन 13 के, तो जिसकी वजह से आपको जो चेंज होता हुआ भी है वो होता हुआ नहीं दिखेगा। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से? इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को कंसीडर करते हैं।
तो ये होता है हमारे पास काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब इसी पे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस हैं वो करवाता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो भी अभी तक मैंने काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट समझाया है उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। मैंने आप लोगों को E2 रिएक्शन पढ़ाया था, उस E2 रिएक्शन के दौरान मैंने आपको रेट टुवर्ड्स E2 रिएक्शन क्वेश्चंस करवाए थे। तो यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पर आपको E2 रिएक्शन के प्रति रेट बताना है। तो आप दोबारा से वो चीजें रिकॉल कर लो कि E2 रिएक्शन के रेट के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर दोनों ही क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों ही क्वेश्चंस में दोनों की डिग्री सेम है, मतलब सेम 1 डिग्री वाले हैं, दोनों में लीविंग ग्रुप सेम है। अब यहाँ पर जो आपको बात ध्यान देनी है वो बात ये है कि अगर आप इसका बीटा हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर बीटा पर ड्यूटेरियम है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो E2 रिएक्शन होती हैं वो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाती हैं। इसका मतलब इनके RDS स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेकिंग होती है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, CH बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास क्या है, CD बॉन्ड है। इसको तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू इसके, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। तो हम रीजन क्या दे सकते हैं, हम रीजन सिंपली दे सकते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। क्या अब आपको बात एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है कि मैं आपको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या बताना चाहता हूं? अरे जल्दी बोलिए, क्या आपको बात क्लियर हो रही है? काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या बताना चाहता हूं? इस क्वेश्चन बात करते हैं, वही सेम बात है। ये वाली पोजीशन आपके पास 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है। यहाँ पर बीटा पर आपके पास CD बॉन्ड है, यहाँ पर ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, 0 है, अल्फा है, बीटा है, और यहाँ पर आपके पास बीटा पर CH बॉन्ड है। और CH बॉन्ड ज्यादा आसानी से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में भी हमारे पास क्या लग रहा है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इस वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। बात समझ में आ रही ना कि CH बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू CD बॉन्ड। ये आइसोटोप इफेक्ट वर्ड क्यों आया, हाइड्रोजन को हटाकर उसका जब आइसोटोप लगाया तब रिएक्शन में जो सिग्निफिकेंट चेंज आया उसको ही समझाने के लिए हम ये ले रहे हैं। काइनेटिक क्यों, क्योंकि रिएक्शन से रिलेटेड है। अब देखो वही दोबारा से वही सवाल, देखो ये वाली पोजीशन आपका क्या है, 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और बीटा पे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप CH बॉन्ड की बात कर रहे हो और यहाँ पर आप CD बॉन्ड की बात कर रहे हो। फिर से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है उसका। अगर अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, जरा ध्यान से देखो, यहां पर कोई आइसोटोप वाला फंडा नहीं है। यहां पर आपके पास क्या है, लिविंग ग्रुप है, यहां पर आपके पास एलिमेंटल इफेक्ट है। अगर आप लिविंग ग्रुप के लिविबिलिटी पे बात कर रहे हो, लिविंग ग्रुप के ऑर्डर पर बात कर रहे हो, तो आप इसको बोल सकते हो एलिमेंटल इफेक्ट। एलिमेंट की वजह से आने वाला इफेक्ट एलिमेंटल इफेक्ट। तो बताइएगा, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन है, तो हम बोलेंगे जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो वहां से निकलेगा। तो इसका मतलब वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो हम बोलेंगे नंबर 1 हमारे पास ये हो जाएगा, नंबर 2 हमारे पास ये हो जाएगा, और नंबर 3 हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हर कोई बोलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेवल को कुछ इस लेवल तक लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी भी सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता, जितना आप इसको डीपली पढ़ोगे उतना ही इंटरेस्टिंग बनता जाता है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आपको साफ साफ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट समझ में आ रहा है। अरे बोलिए, तो आप बोल सकते हो सर कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ज्यादा रेट दिखाएगा। इसमें कोई अब आपको मतलब बार बार सोचना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या है, CH बॉन्ड है, और सेकंड वाले में क्या है, आपके पास CD बॉन्ड है, और CH बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है तो इसका रेट ज्यादा होगा ड्यू टू काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। लेकिन अब यहां पर थर्ड वाला बताओ, देखो थर्ड वाले में CH बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो CD बॉन्ड है, यहाँ CH बॉन्ड है, लिख देता हूं, तो इस वाले का रेट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर दोनों जगह लिविंग ग्रुप सेम थे, यहां पर दोनों जगह एलिमेंट सेम थे, लेकिन यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर क्लोरीन है। जरा ध्यान से देखो, अरे भैया सारे फैक्टर्स देखने होते हैं दुनिया में, कब कौन सा डोमिनेट कर जाए पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, तो हम बोलेंगे एलिमेंटल इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट कर गया, मतलब ब्रोमीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो लीव कर जाएगा। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बाद में देखा जाता है, तो इसलिए हम बोलेंगे सबसे पहले फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, और लास्ट में हमारे पास थर्ड है। ये ऑर्डर आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग। CH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो ये ज्यादा एलिमिनेशन फास्ट दिखाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग,
लेकिन यहाँ पर हम एक बात नोट कर लेंगे NOTE नोट में कि जो एलिमेंटल इफेक्ट होते हैं वह एलिमेंटल इफेक्ट डोमिनेट कर जाते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट पर। ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा, इन बातों को आप हमेशा अच्छे से याद रखना। तो ये बातें मुझे आपको कुछ समझानी थी। तो कुल मिला के अगर आपको सारी बातें याद करनी है एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो इवन रिएक्शन सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाता है, वहां पर CH बॉन्ड की ब्रेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन E2 रिएक्शन प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाता है, वहां पर CH बॉन्ड ब्रेकिंग RDS स्टेप में होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपके बना सकता है जहां कर आपको अटका सकता है। ये आपका पहला टॉपिक था इस लेक्चर का, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर हम हॉफमैन और सेटजेफ प्रोडक्ट को और थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने बातें तो की हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, सेटजेफ क्या होता है, लेकिन अब मैं वो सारे केसेस डिस्कस करने वाला हूं, कहां कहां पर सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होते हैं और कहां कहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सेटजेफ और हॉफमैन एल्किन के बारे में। हम लोगों को अभी जो जो पता है वो बातें मैंने आप लोग के सामने रखी है। देखो, सबसे पहले जब आप कोई एक एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर रेशियो सेलेक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन होती है। रेशियो सेलेक्टिविटी से मेरा मतलब क्या है, रीजन का सिलेक्शन। अब रीजन के सिलेक्शन से आपके पास एल्कीन जो है वो दो तरह की बन सकती हैं, एक सेटजेफ एल्कीन और एक हॉफमैन एल्कीन। इसको हमने E2 रिएक्शन के टाइम बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। अभी आपके दिमाग में जो मेन होगा वो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो सेटजेफ एल्कीन होती है, बिल्कुल सही बात है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो हॉफमैन होती है। इसी तरीके से एक बात आपको और याद रखनी है कि जब सेटजेफ एल्कीन बनाते हो तो आप लेस एसिडिक प्रोटोन को एलिमिनेट करवाते हो, और जब आप हॉफमैन एल्कीन बनाते हो तो आप मोर एसिडिक प्रोटोन को एलिमिनेट करवाते हो। ये थोड़ा सा पॉइंट सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बातें आगे चल के एक्सेप्शन में काम हो गई हैं। इसी तरीके से इस वाले में बात करते हैं, सेटजेफ एल्कीन इज फेवर्ड इन केस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप I- Br- Cl- OTS एंड नो स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब यह सेटजेफ प्रोडक्ट एक तो गुड लिविंग ग्रुप के केस में फेवर होता है और जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर होता है। ये बातें तो हमारे पास सेटजेफ की हो चुकी हैं और एलिमिनेशन केमिस्ट्री में सेटजेफ अधिकतर मेजर आता है, लेकिन हॉफमैन के कुछ सेलेक्टेड केसेस होते हैं, उन केसेस को बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आखिरकार हॉफमैन एल्कीन कहां कहां पर मेजर होती है, तो उन्हीं हम कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। अगर मैं केसेस को डिस्कस करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1। देखो, जो केस नंबर 1 होता है वो हम बात करेंगे E2 रिएक्शन में। जब आप E2 रिएक्शन पढ़ते हो तो वहां पर दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन में एक तो कंडीशन होती है नॉर्मल बेस, नॉर्मल सबस्ट्रेट, जब आपके पास सबस्ट्रेट में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, प्लस बल्कियर बेस। इसका मतलब क्या है, आपके पास सबस्ट्रेट में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन बेस जो आप यूज कर रहे हो, रिएजेंट जो आप यूज कर रहे हो, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है, तो उस वाले केस में आपके पास हॉफमैन एल्कीन बनेगी। और एक कंडीशन हो सकती है जहां पर आपके पास क्या होगा, बल्कियर सबस्ट्रेट, मतलब आपके पास सबस्ट्रेट में ही क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वहां पर आपके पास हॉफमैन एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जो सेटजेफ होता है वो नो स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में बनता है। सबसे पहला केस तो हम ये वाले को डिस्कस करेंगे। जो केस नंबर 2 है आप लोगों के पास, वो केस नंबर 2 है जब आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, और पुअर लिविंग ग्रुप वाला केस हम लोगों ने E1 CV रिएक्शन में डिस्कस कर रखा है। जब मैंने आप लोगों को E1 CV रिएक्शन पढ़ाया था तो उस वाले केस में मैंने आपको बता भी रखा था कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो E1 CV रिएक्शन, या फिर आप लोगों को मैंने एक और केस पढ़ाया था पुअर लिविंग ग्रुप का, HEMAE, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एल्काइलेशन, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। और जो हमारे पास केस 3 होता है वो केस 3 होता है हमारे पास EI रिएक्शन, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हमने कंप्लीट कर रखा है। EI रिएक्शन को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, और इसमें हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता था। लेकिन ये कुछ केसेस हैं, इनको एक एक करके हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सिखाता हूं और आपको समझ में आएगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट किस तरीके से मेजर बन रहा है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट केसेस की। देखो, अगर मैं डिफरेंट केसेस में बात करूंगा तो सबसे पहला केस जो हमारे पास बनेगा उसमें मैं क्या लेता हूं, नॉर्मल सबस्ट्रेट लेता हूं और बल्कियर बेस लेता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। जब आप नॉर्मल सबस्ट्रेट प्लस बल्कियर बेस वाला केस लोगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसा, CH3 यहां पर CH2 है,
CH, यहाँ पर Br है और यहाँ पर आपके पास क्या है CH3 है। और आप बेस कुछ इस तरीके से ले लेते हो बल्कि वाला, ये आपके पास क्या है, एक बल्कि बेस है। जब आपने बल्कि बेस लिया है तो ये बल्कि बेस के सामने क्या कंडीशंस हैं, एक तो ये जीरो पोजीशन है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। एक H तो आपके पास यहाँ पर मौजूद है और एक H आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो अब आप खुद बताइए, जब बेस इटसेल्फ खुद स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है तो यह इस H को एक्सेस करेगा या इस H को एक्सेस करेगा? यह उस H को एक्सेस करेगा जो कि लेस हिंडर्ड होगा, और हम बोलेंगे ये वाला H हमारे पास क्या है, लेस हिंडर्ड H है। जैसे ही इस H को ये एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, Br बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आप इसी को हॉफमैन प्रोडक्ट भी कह सकते हो। क्लियर है? ये आपके पास सबसे पहला केस है। अगर मैं इन केसेस में थोड़ा बेस के परसेंटेज की बात करता हूँ, देखो आपके पास एक तो बेस कुछ इस तरीके से हो सकता है, एक दूसरा बेस O- आप यहाँ पर क्या लगा दो, ET ग्रुप लगा दो, और एक तीसरा आप क्या करो, तीनों ही पर ET ग्रुप लगा दो। मतलब आप स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे, ऊपर से नीचे आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर जो हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज है, हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज है वो भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ये 72% होगा तो ये 77% होगा तो ये 78% होगा। मतलब आप जब ऊपर से नीचे बेस में स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रहे हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर क्या होने वाला है, आपका हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज भी बढ़ने वाला है। ये सबसे पहला केस है जो आपको समझाना था। अब अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूँ, केस नंबर 2 में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। केस नंबर 2 में आप क्या ले लो, बल्कि सबस्ट्रेट ले लो। इस बार बल्कि सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है, आपने यहाँ पर बहुत ही बड़ा हिंडर्ड ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पर CHH, यहाँ पर CH Br और यहाँ पर CH2H, और आपने जो सामने बेस लिया है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटा सा EtO- लिया है। अब बताइए, आपके पास यहाँ पर बेस तो बल्कि नहीं है, बेस में तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन ये बेस इस H को अप्रोच करेगा या इस H को अप्रोच करेगा? इसके सामने दो कंडीशन है, ये वाला भी बीटा H है और ये वाला भी बीटा H है। अगर ये इसको अप्रोच करता है तो यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस वाले ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या है, हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो ये वाला इसको अप्रोच करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, Br बाहर निकल जाएगा। फिर तो पूरा का पूरा कार्यक्रम किसका है, एलिमिनेशन रिएक्शन का है। वो तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर ही एलिमिनेशन का पढ़ डाला है। और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये भी आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। अब अगर मैं तीसरे केस की बात करता हूं तो तीसरा केस आपके पास क्या था, जहां पर आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप था। तो मैं पुअर लिविंग ग्रुप वाला एक केस ले लेता हूं, और पुअर लिविंग ग्रुप वाले केस में हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, CH3 यहाँ पर N है, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर CH2 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 और यहाँ पर CH3। मैंने क्या कर दिया, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया, और मैं क्या करता हूँ, सामने OH- के साथ हीटिंग करता हूँ। तो मुझे बताओ ये वाला क्या है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, ये वाली पोजीशन क्या है, 0, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। तो इस वाले केस में जो लेस हिंडर्ड बीटा H होगा, तो लेस हिंडर्ड बीटा H यहाँ पर मौजूद है आपके पास, ये वाला, ये यहाँ से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और पूरा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। तो जितने भी मैं ये डिफरेंट केसेस समझा रहा हूँ, ये सारे ही केसेस आपके हॉफमैन प्रोडक्ट के हैं, और EI मैकेनिज्म जो होती है उसमें भी हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। अगर मैं थोड़ा सा लिविंग ग्रुप के बारे में आइडिया देता हूं तो देखो, एक तो लिविंग ग्रुप आपके पास ये तो है प्लस NMe3, ऐसे ही एक लिविंग ग्रुप और है जैसे प्लस SET2, ऐसे ही अगर आपके पास और आप बात कर रहे हो आयोडीन वगैरह Br की, इस तरीके से F की बात कर ले रहे हो, Br और F की बात कर ले रहे हो, तो प्लस NMe3 का जो हॉफमैन परसेंटेज होता है प्रोडक्ट का, वो सबसे ज़्यादा होता है 95% के अराउंड।
ठीक है। और फिर इस वाले केस में आपके पास 74% रहता है। तो अब हम अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 70% होता है। और अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे कम होता है 30% अराउंड होता है। तो जैसे जैसे आपके पास लिविंग ग्रुप अच्छा बनता जा रहा है, मतलब जो पुअर लिविंग ग्रुप है उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो अच्छा बनता जा रहा है उसका परसेंटेज सबसे कम हो चुका है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये वाले हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर बनता है। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन से ही रिलेटेड कुछ बेहतरीन से एग्जांपल्स देखते हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। तो अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। ये आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है E1 रिएक्शन से लेकर EI रिएक्शन तक, वो सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है और आपके सामने यहाँ पर रिएजेंट है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो ये आपके सामने क्या है HEMAE। तो इससे आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर एक तो क्या होगा CH3I एक्सिस में होगा, दूसरा यहाँ पर मॉइस्ट Ag2O होगा और लास्ट में यहाँ पर हीटिंग दी होगी। यही तो इसके रिएजेंट होते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से। और CH3I एक्सिस में दिया होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो इस पर लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर भगाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से क्या है 3 डिग्री टाइप का है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर N है, यहाँ Me है, Me है और यहाँ पर भी आपके पास Me है और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर आप D और H को ऐसे ही बना दीजिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपके पास मॉइस्ट Ag2O है, तो वो क्या करेगा वहाँ से Ag प्लस और OH माइनस आएगा और OH माइनस को किसकी तलाश होगी, बीटा हाइड्रोजन की तलाश होगी। तो अब आप देखते हो, देखो यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये 0 है, ये अल्फा है और ये बीटा है, और बीटा पर ड्यूटेरियम भी है और बीटा पर हाइड्रोजन भी है। तो हमें पता है हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन। तो जैसे ही इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वह कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या दिखने वाला है D। क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एल्काइलेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है। अब इस वाले में क्या देखो, सबसे H2O2 है और यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होने वाला है, यह इसको टर्शरी अमीन एन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, या फिर आप ऐसे कह लो एन अमोनोक्साइड्स में कन्वर्ट करता है। तो जब इसको एन अमोनोक्साइड्स में कन्वर्ट करेगा तो ये किस तरीके से दिखेगा, यह कुछ आप लोगों के पास इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पर आपके पास D और H तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा और इस वाले जगह पर क्या जाएगा N, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास O माइनस, यहाँ पर प्लस और Me और Me। अब थोड़ा सा याद करो, सामने क्या है हीटिंग। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इस वाले केस में कौन सा मैकेनिज्म लगने वाला है, EI इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देनी है, ये पोजीशन क्या है आपकी 0, ये पोजीशन क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। बीटा तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पर कोई H प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस बीटा पर देखो जो इसके साथ सिन होगा, याद करो जो EI मैकेनिज्म होती है उसका सबसे बेसिक पॉइंट यही था कि सिन फैशन में एलिमिनेशन होता है। तो जो इसके साथ सिन है, अगर ये वेज पर है तो ये भी वेज पर है, तो यहाँ पर D बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, कार्बन और D के बीच में क्लीवेज होगा। इस वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज होने का कारण समझ में आ चुका था। इस वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जिसमें ये है इसी के सिन में, इसी के पेरिप्लिनर में जो प्रेजेंट होगा वही टूटेगा। तो ये O माइनस क्या करेगा, इस D को ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है वह प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर आपको H रहेगा। देखो एक ही सबस्ट्रेट है और अगर डिफरेंट रिएजेंट रखता हूँ तो प्रोडक्ट में देखो यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ पर D आ रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपको एक एक बात पता है तो आपको वहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी क्लैरिटी हो सकती है। तो अपने आप में ये बेहतरीन सवाल है और जितने भी सवाल मैंने यहाँ उठाए हैं सब अपने आप में बहुत अच्छे सवाल है।
ठीक है। अगर मैं सवाल नंबर दूसरे की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको देख के ही पता चल चुका होगा, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल एस्टर है और सामने हीटिंग है, तो पक्की बात है EI मैकेनिज्म है। कैसे करने वाले हो, ये वाली जो पूरी पोजीशन है, ये वाली, ये 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर बीटा पर हाइड्रोजन होगा। ऐसे ही ये वाली पोजीशन पूरी क्या है, 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पर बीटा पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये ऑक्सीजन इस H को ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन इस H को ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास फाइनली एक बेंजीन नजर आ जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ ऐसे देखो, ये वाला डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट था, साथ में एक डबल बॉन्ड यहाँ पर इसकी वजह से आया है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर इसकी वजह से आया, तो मतलब 2 बार EI मैकेनिज्म आप करवा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल एकदम अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपके पास 3 सबस्ट्रेट है, आपको यहाँ पर SN1, SN2, E1, E2 इनके रेट बताने हैं। क्योंकि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पहले कवर कर चुका है, तो हम यहाँ पर SN1, SN2 की बात करते हैं। देखो, अगर SN1 की बात आ रही है तो सिंपल सी बात आपको पता है, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी, अगर आप सब जगह से Cl हटाओगे तो ये वाला 3 डिग्री कार्बोटाइन है, लिख देते हैं, ये वाला 2 डिग्री कार्बोटाइन है, लिख देते हैं, और ये वाला 1 डिग्री कार्बोटाइन है, लिख देते हैं। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, मतलब सबसे ज्यादा रेट होगा C का, फिर होगा B का और फिर होगा A का। तो ये हमने किस बेसिस पर बताया, ये हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर बताया। अब अगला क्या है, आपके पास SN2 है। SN2 किस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पर ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होगा, तो वहां पर रेट V वहां पर कम होगा। तो अगर मैं SN2 की बात करूंगा तो SN2 में आप बोल सकते हो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ठीक है, ये वाला आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। तो ये SN1, SN2। अब E1 की बात करते हैं। पहले को लिख देता हूं, SN2 को आपने किस बेसिस पर बताया, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब E1 रिएक्शन को किस बेसिस पर बताओगे, याद करो, E1 में क्या होता था, सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकालते थे, कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता था, और जो RDS स्टेप था उसमें कार्बोटाइन के फॉर्मेशन पर ही सारी बातें डिपेंड करती थी। तो अगर कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। ये हम किस बेसिस पर बता रहे हैं, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, क्योंकि जो RDS स्टेप है E1 रिएक्शन का उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, तो जो रेट है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करने वाला है। और ये जो E2 है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप E2 को देखकर बताओगे तो आपके दिमाग में ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा चलेगा, लेकिन मैंने आपको E2 के रेट को चेक करने के लिए एक पॉइंट और बताया था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जहां पर ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, या यूं कह लो जहां पर ज्यादा ओलिफिनिक कैरेक्टर होगा, वहां पर E2 का रेट ज्यादा होगा। तो अगर हम इस केस में बात करते हैं तो अगर आप तीनों के कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन बनाओगे तो आप देखोगे तो C वाले में सबसे ज्यादा ओलिफिनिक कैरेक्टर है, फिर B वाले में, फिर A वाले में। तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं ओलिफिनिक कैरेक्टर। आप ओलिफिनिक कैरेक्टर कह लो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, ये आपके पास पूरा पार्ट चढ़ने वाला है। क्लियर एकदम अच्छे से। तो इसी बात को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। SN1, SN2, E1 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन E2 करते समय आप बहुत सारे लोग गलतियां करोगे। और याद करो, जब मैंने E2 में रेट बताए थे डिफरेंट सबस्ट्रेट के, तो वहां पर जब ये कॉन्सेप्ट लगाया था तो बहुत प्यारे तरीके से समझाया था कि आपको हमेशा रेट करते समय एल्कीन भी बनाकर चेक करना है। जहां पर एल्कीन कैरेक्टर, ओलिफिनिक कैरेक्टर या फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहां पर E2 रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये इसका ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर रखा है। बस आप लोगों को यहाँ पर मैं रीजन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पर अल्कोहलिक क्यूएच है, और यहाँ लिखा है देयर इज नो E2 रिएक्शन। और इस वाले केस में ये सबस्ट्रेट है, ये अल्कोहलिक क्यूएच है, और यहाँ पर आपके पास ये एक प्रोडक्ट आ रहा है। अब जो इन दोनों सबस्ट्रेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बेसिकली रीजन क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, यदि हमारे पास कोई भी E2 रिएक्शन होगा तो E2 रिएक्शन के लिए जो मस्ट कंडीशन होती है वो होती है एंटी पेरिप्लेनरशिप, कि लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन का एंटी पेरिप्लेनर होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट इतना क्लियर एकदम अच्छे से। अगर ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई तो आपका E2 रिएक्शन यहाँ पर इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो Cl है और ये जो प्रोटॉन आप देख रहे हो, देखो ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये वाली पोजीशन क्या है अल्फा, और यहाँ पर आप क्या देखोगे बीटा।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी बीटा आ सकती है। तो इस Cl के साथ जो दोनों ही प्रोटॉन आप देख रहे हो, इस पे और इस पे, वो क्या है, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये दो डायग्राम बनाई है, अभी मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये पोजीशन क्या है, 0, ये पोजीशन अल्फा और यहाँ पर बीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पेरिप्लेनर हैं। इसीलिए यहाँ पर तो रिएक्शन हो जा रही है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है। तो मतलब रिएक्शन ना होने का जो एकमात्र कारण है वो है एंटी पेरिप्लेनरिटी। यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनरिटी मौजूद है और यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनरिटी मौजूद नहीं है। अब सुनो, जब भी आप बात करते हो साइक्लोहेक्सेन के सिस्टम में एंटी पेरिप्लेनर की बात, तो हमेशा एक्सियल बॉन्ड ही एंटी पेरिप्लेनरशिप दिखा सकती हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड के साथ एंटी पेरिप्लेनरशिप नहीं दिखा सकती है। अगर मैं इससे समझाऊं, देखो ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो इसका है, तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो इस Cl के जस्ट अपोजिट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एंटी पेरिप्लेनर कोई हाइड्रोजन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं ये सेकंड डायग्राम की बात करता हूँ तो इस Cl के जस्ट अपोजिट में एक्सियली, यहाँ पर जो दोनों बॉन्ड हैं, बोथ बॉन्ड प्रेजेंट एट एक्सियल, बोथ बॉन्ड प्रेजेंट एट एक्सियली, इसीलिए ये क्या है, आपस में एंटी पेरिप्लेनर भी हैं, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन भी हो रहा है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यह न्यूमान प्रोजेक्शन है जो कि स्टोइकोकेमिस्ट्री के टाइम आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए इसको यहाँ पर बना चुका हूँ। क्या आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है? तो हमेशा जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन एंटी पेरिप्लेनर हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने पूरे रिएजेंट की लाइन लगा रखी है। तो सबसे पहले आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके रिएजेंट को बहुत अच्छे से देखो और उसके एक एक स्टेप को आगे बढ़ाओ। देखो सबसे पहले क्या आपके पास NaNH2 है, और NaNH2 क्या होता है, बेस होता है, और आपको पता है सामने क्या है, एल्किल हैलाइड टाइप का, कुछ समझ में आ रहा है, हैलोजन लगे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस Cl की बात कर रहा हूँ तो ये पोजीशन 0, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा, तो यहाँ से बीटा से H हटाओगे तो डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे ही इस हैलोजन के लिए ये पोजीशन 0, ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा, तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ सकती हैं, मतलब आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, इस तरीके का कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं CH3I की बात करता हूं तो CH3I के साथ क्या होगा, देखो ये वाला जो माइनस पार्ट है वो इस CH3 के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा, आयोडीन को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। जब ऐसा होगा तो आपके पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर आ जाएगा CH3। इतना क्लियर है? ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। अब B के सामने क्या दिया है, H2PDBaSO4। तो सुनो, जब H2PDBaSO4 होता है तो ये हमेशा क्या करता है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमेशा याद रखना सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। H2PDBaSO4 एक क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है और सिस एल्कीन का फॉर्म करता है। तो अगर मैं इसके सामने यूज करूंगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके सामने यहाँ पर मैं इस तरीके से सिस एल्कीन का फॉर्मेशन कर दूंगा। इतना क्लियर है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास C आ चुका है, और फिर अगले स्टेप में क्या है हमारे पास, D बनाने के लिए कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ये इंटरेस्टिंग केस है। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, डाई हाइड्रोक्साइलेशन करता है, मतलब OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर देगा। तो ये आपको अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब आप रिएजेंट पढ़ लोगे, जब आप डिफरेंट रिएजेंट का रोल समझ जाओगे, तब आपको इन सब चीज़ों में बहुत ही आसानी होगी। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके सामने रिएक्शन करवाता हूँ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, OH और यहाँ पर PH प्लस इसी की एक मिरर इमेज और होगी, और वह मिरर इमेज दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब हम ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं जाते हैं, हम अगर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन वाले पार्ट से अगर बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रोडक्ट पार्ट है। तो देखो यार कितना प्यारा सा रिएक्शन है, मतलब डिफरेंट रिएजेंट भले ही आ जाएं, अगर आपको सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है तो आपका ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और अभी तो ऑर्गेनिक ना आपने पढ़ना स्टार्टिंग किया है, अभी शुरुआत की है। जब आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास था पूरा एलिमिनेशन रिएक्शंस का पार्ट। अब जो अगला लेक्चर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जहां पर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी हमने कंप्लीट पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो भी हमने कंप्लीट पढ़ा, दोनों को हम एक जगह मिलाएंगे। और ये वो जगह है जहां पर सब लोगों को दिक्कतें होती हैं, पता ही नहीं होता है सब्स्टिट्यूशन कब करवाएंगे, एलिमिनेशन कब करवाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कब बनेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट कब बनेगा, कब एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा, कब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूटेड और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट में बन जाएं? ये सारे डिफरेंट सवाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।